फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इससे पहले की वीडियोज में हमने चर्चा की थी बेसिक बातें कुछ कि भूगोल क्या है, भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल के कौन कौन से पार्ट हैं, इन सब की चर्चा की थी। भूगोल में प्रथम योगदान किनका क्या क्या रहा है, तो इन सब की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या आप नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग होता है और थोड़ी सी गलती के कारण हम उस क्वेश्चंस के सही आंसर्स नहीं कर पाते हैं। तो आप गलती ना करें, उसके लिए हम इस वीडियोस को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सॉल्यूशंस आज आपके पास पहुंचेगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम कहाँ रहते हैं, हम एक पृथ्वी पर रहते हैं जो एक प्लैनेट है, ग्रह है, और यह ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है और ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे मंदाकिनी हैं। उन्हीं मंदाकिनी में से उन मंदाकिनियों का क्या होता है कि क्योंकि बहुत मंदाकिनियां जो है हमसे बहुत सारे किलोमीटर्स की बात करें तो कई हजार किलोमीटर्स दूर स्थित हैं, जिसे हम देख नहीं पाते नंगी आंखों से। ठीक, मंदाकिनी की बात हमने की तो मंदाकिनी भी ब्रह्मांड का एक पार्ट होता है, उससे भी कहीं अधिक है ब्रह्मांड का स्कोप। तो बहुत रहस्यमय ये चीजें रही काफी वर्षों तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो उसी रहस्य को जानने का प्रयास आज हम करते हैं। देखिए क्या है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, जब 20वीं शताब्दी नहीं थी तो 20वीं शताब्दी के पहले ये बिल्कुल अनभिज्ञ थे। पूरी तरह से हम इसको जानकारी हमारे नहीं हो पाई थी कि आखिर जहां हम रह रहे हैं उस पिंड को बनने में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कार्य किए हुए हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के पूर्व में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो संबंधित थे बहुत सारी भ्रांतियां विद्यमान थी, हमने आपको बताया। परंतु क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है, एक जो है भूगोलवेत्ता होते हैं, एक्चुअली में वो भौतिक शास्त्री थे जिसका नाम था आइंस्टीन, और आइंस्टीन का एक सिद्धांत होता है, समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे इसे। आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। क्या? सापेक्षता का सिद्धांत। और सापेक्षता का सिद्धांत जब आया तो उसके आधार पर उसको क्या मानकर, बेस मानकर क्या किया जाने लगा, अध्ययन किया जाने लगा। और उस अध्ययन के बाद जो सापेक्षता सिद्धांत का आधार बनाया अध्ययन के लिए, वो बनाया एक फ्रीडमैन। कौन? फ्रीडमैन एक ज्योग्राफर हुए, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने ये जो सापेक्षता के सिद्धांत को आधार बनाकर इन्होंने एक थियरीज दी, जिस थियरीज को बाद में बिग बैंग थियरीज के नाम से भी जाना गया। क्या? बिग बैंग थियरीज अथवा महाविस्फोट। इनकी थियरीज क्या थी, याद रखें, बिग बैंग थियरीज, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट। देखिए एक एक चीज को क्लियर करेंगे। महाविस्फोट, बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट, एक इनका थियरीज आया। और ये थियरीज जब इन्होंने पहली बार बताया कि क्या हुआ
जो आज हमें ब्रह्मांड इतना विस्तारित रूप में दिखाई दिया था, वास्तव में ये एक कण था। क्या था? एक छोटा सा कण था। उस कण में टेम्परेचर इतना अधिक था कि उसमें क्या होता था, बहुत तीव्र गति से विस्तार हुआ। बाद में उस टेम्परेचर के अधिक होने के कारण जब विस्तार हो ही रहा था तो उसमें एक महाविस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये जो पदार्थ थे, पदार्थ क्या हुए कि ये पदार्थ अलग अलग बिखरे, और अलग अलग बिखरने के बाद भी उन पदार्थों में जब थोड़ा सा संकुचन हुआ तो ताप की अधिकता के कारण पुनः उसमें विस्फोट हुआ। तो पुनः विस्फोट होने के बाद भी तारों की जब उत्पत्ति हुई तो तारों से पुनः जब अलग हुए और भी मेटल्स, तो उस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और ग्रहों के बाद जो कुछ कण बचे उनसे क्या हुआ, उपग्रह बने, और उपग्रह के बाद कुछ कण बने उल्कापिंड, और ये क्षुद्र ग्रह के रूप में आज हमें देखने को मिलता है। इनका बेसिकली अलेक्जेंडर जो फ्रीडमैन है, इनका कॉन्सेप्ट महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थियरीज, इस पर बेस्ड थी कि सब क्या है, एक पार्टिकुलर्स, एक पदार्थ था जिसका क्या हुआ, विस्तार हुआ। इनका यह मानना था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड क्या था, स्थिर था। बाद में जब ये देखिए ब्रह्मांड में ये अस्थिरता बनी हुई थी क्योंकि विस्तार हो रहा है। विस्तार होने के बाद जब ये टूट टूट कर अलग अलग हो गए, संकुचित हो गए, तो इनमें क्या आ गई, स्थिरता आ गई। और स्थिरता आने के कारण ये एक दूसरे से क्या हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगा और ये एक दूसरे से जुड़ने लगे। ठीक है, इनका यह मानना था। ये थियरीज काफी दिनों तक संशय में बनी रही क्योंकि लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि वास्तव में फ्रीडमैन ने जो कहा वो सत्य है। लेकिन कई वर्ष बीत गए, जब 1929 में कई वर्ष बीतने के बाद, हम कह रहे हैं 1929 में लगभग लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि वास्तव में फ्रीडमैन ने जो कहा वो महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थियरीज वास्तव में सत्य है। इसकी पुष्टि धीरे धीरे 1929 में व्यापक रूप अपना लेने लगी। ये बात यहीं तक नहीं रुकती है। फ्रीडमैन आगे भी इस बिग बैंग सिद्धांत के विषय में अपनी बातों पर अडिग रहते हैं और बताते हैं कि यह स्थिति आगे भी चलती रहती है। इन्होंने कहा कि लगभग आज से 10 से 15, क्या इन्होंने कहा 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व ऐसी घटना घटी थी। कब घटी थी? 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व ऐसी घटना, इनका मानना है कि ऐसी घटना घटी थी। जब क्या थे, जब ये एक क्या था, एक ऐसा क्षण था जब इसमें महाविस्फोट हुआ था। तो इनका मानना ये था। अब आप समझ गए होंगे इस बात को। बिग बैंग थ्योरी की अवधारणा धीरे धीरे और बदलती रही समय के अनुसार, और इसमें परिवर्तन आता रहा। यह परिवर्तन आया, लेकिन इसकी पूर्णतः पुष्टि कब हुई? जब 1992 में, देखिए 1992 में इसकी पुष्टि हो जाती है महाविस्फोट सिद्धांत की। और यह पुष्टि कब होती है? जब एक एक्सप्लोजर किया जाता है, उसका नाम है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। कॉस्मिक, देखिए लिखिए आप, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर जब होता है 1992 में, तो इस महाविस्फोट सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में ऐसा हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता था
कि यह जब कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर हुआ तो इसमें अपार मात्रा में जिस एनर्जी की बात कर रहे थे ग्रीन फ्रीडमैन जो ऊर्जा की बात कर रहे थे, वो ऊर्जा कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर से उत्सर्जित की गई और ये पता चला कि अत्यधिक ऊर्जा का जब संकुचन होता है तो बाद में उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। ये बात इन्होंने कही और इसी एक्सप्लोरर के बाद, इस उत्सर्जन के बाद में इसी का एक प्रकार और समझा गया। मार्च 1995 में एस्ट्रो 2 वेधशाला मार्च 1995 में एस्ट्रो 2 वेधशाला से काफी कुछ सारे आंकड़े एकत्रित किए गए और उन आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद ये बताया गया कि इसमें सर्वाधिक जो सर्वाधिक मात्रा पाई गई ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, वो किसकी थी, हीलियम की थी। किसकी थी, हीलियम की थी। याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछता है हीलियम, तो इसकी जो मात्रा मिली आंकड़ों के आधार पर इन्होंने बताया कि हीलियम की सर्वाधिक मात्रा यहां हमें देखने को मिलती है। बाद में इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर एन संडेला एक होते हैं, डॉक्टर एलन संडेला, उनका एक थ्योरीज आती है दोलन सिद्धांत। डॉक्टर एल संडेला, डॉक्टर एलन संडेला की एक थियरीज आती है दोलन सिद्धांत, और डॉक्टर एलन संडेलाज भी दोलन सिद्धांत में बहुत सारी चीजों का उल्लेख करते हैं और ये बताते हैं कि जो महाविस्फोट हुआ उसके बाद जो उसमें से पदार्थ निकले, उन पदार्थों से भी अलग हुए, ठीक है, उनमें प्रवाह होता रहा, वो विस्तारित होते रहे। लगभग 12.5 अरब वर्ष इन्होंने बताया, 12.5 अरब वर्ष। कौन से वर्ष, प्रकाश वर्ष के बाद पदार्थ क्या हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि संकुचन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। और इन्होंने बताया कि जब वो गतिहीन हो जाते हैं तो उसमें जो फैलाव हो रहा था वो फैलाव रुक जाता है, और फैलाव रुक जाने के बाद ये प्रक्रिया फिर पुनः प्रारंभ होती है और पुनः ग्रहों जो है तारों मंदाकिनियों का उत्पत्ति होती है। यानी सबसे पहले जो विस्फोट होता है उससे बहुत सारे असंख्य तारे बनते हैं विस्फोट पे, फिर उन तारों का पुंज बनता है, एक समूह बनता है, वो तारे समूह होते हैं तो अलग अलग गैलेक्सीज का निर्माण होता है। उन गैलेक्सीज में जो तारे हैं उन तारों में आपस में आकर्षण होता है, आकर्षण होने के कारण मटेरियल्स अलग होते हैं और उनसे जो है ग्रहों की उत्पत्ति होती है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां हम इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये एक क्या होता है कि जब पदार्थ अलग होते हैं, क्योंकि पदार्थ बहुत हीट होते हैं, तो हीट होने के बाद जब उनमें विस्तार हुआ, विस्तार होने के बाद पुनः एक अवस्था आती है जब विस्तार रुक जाता है और वो अति सघन रूप में क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो इसी से फिर एक ठोस रूप धारण कर लेने की प्रक्रिया जन्म ले लेती है, ठीक है। यहां आप समझ गए होंगे। इसके बाद इन्होंने कहा, क्या कहा, एलन संडेला ने कहा कि ब्रह्मांड में जो विस्फोट है आज से लगभग 125 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इनका मानना है कि 125 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसी घटना घटी थी। एलन संडेला का जो मानना है, इन्होंने कहा कि 120 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसी घटना घटी थी महाविस्फोट की, ठीक है। महाविस्फोट की ऐसी घटना कब घटी थी, 120 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसी घटना इनका मानना है कि घटी थी। तब से लेकर निरंतर इसमें क्या रहा,
विस्तार होता रहा है और यह प्रक्रिया 290 करोड़ वर्ष तक जारी रही। इनका मानना है कि 120 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई और 290 करोड़ वर्ष ये पूर्व की बात कर रहे हैं और 290 करोड़ वर्ष तक इसकी प्रक्रिया जारी रही है। ठीक है, इनका यह मानना है। बाद में इसमें संकुचन होता है और संकुचन होने के बाद स्थिति बदलती है। फिर इनका मानना है कि यह प्रक्रिया और आगे भी चलती है, 410 तक चलती रहती है। 410 करोड़ वर्ष तक यह प्रक्रिया जारी रहती है इस ब्रह्मांड के, जो इन्होंने बताया कि इसका विस्फोट जो हुआ था। तो ये है कुल मिला के इनका जो मानना है। इस बात की पुष्टि और एक जगह होती है, उसकी पुष्टि हम करते हैं 2010 में। 2010 में कब करते हैं? एक थियरीज आती है बिग बैंग थियरी जो थी, उसकी पुष्टि करने के लिए बाद में जॉर्ज लेमेंटर्स ने इस थियरीज को और ज्यादा क्लियरिफाई किया है। तो जो फ्रीडमैन का यह सिद्धांत, इन्होंने तो बताया था कि बिग बैंग जो था, यहां महाविस्फोट सिद्धांत की बात की गई थी। इन्होंने बिग बैंग को सिद्धांत नहीं, इन्होंने बिग बैंग और महाविस्फोट दो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। लेकिन थियरीज की बात करें बिग बैंग थियरीज की, तो बिग बैंग थियरीज जो थी वो जॉर्ज लेमेंटियस की मानी जाती है, क्योंकि जॉर्ज लेमेंटियस ने इस पर काफी वर्क किया था। और 1970 में जॉर्ज लेमेंटियस ने 1960 से 1970 के बीच की काफी इस पे रिसर्च किया। तो 1970 में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से निकल कर सामने आता है। बिग बैंग थियरीज समझने का प्रयास करेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, कि बिग बैंग थियरीज, चूंकि काफी कुछ चीजें इसमें हमें देखने को मिलती हैं एग्जाम्स में कि बिग बैंग थियरीज किसकी है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि बिग बैंग थियरीज जो है वो किसकी है। देखिए बिग बैंग थियरीज, अब बात करें बिग बैंग, दो चीजें, बिग बैंग सिद्धांत, जब बात करेंगे सिद्धांत की तो वो हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर की, जॉर्ज लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटर्स की हो जाएगी बिग बैंग थियरीज। आप समझेंगे बिग बैंग और महाविस्फोट की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा फ्रीडमैन का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। इन्होंने फिर बताया 1970 के इन्होंने दशक में ये बात बताई कि इसके अनुसार लगभग ऐसा माना जाता है कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक विशालकाय अग्नि क्या था, एक पिंड था। बिग बैंग थियरी ये कहती है कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जिसकी बात हम कर रहे हैं वो क्या था, एक विशालकाय अग्नि का पिंड था। इन्होंने कहा कि एक विशालकाय अग्नि का पिंड था। तो जो विशालकाय अग्नि का पिंड था, ये बिग बैंग थ्योरी इसकी पुष्टि करती है और ये बताते हैं कि इस विशालकाय पिंड में क्या है, इनका जो निर्माण हुआ था उसमें देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो निर्माण, ये भारी जो विशालकाय पिंड था इसमें भारी पदार्थों से इसका निर्माण हुआ था। किसका? भारी पदार्थों से इसका निर्माण हुआ था। एक एक शब्द को नोट करेंगे और इसी के कारण ही इसमें क्या हुआ, भारी पदार्थों के कारण ही इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के कारण ही आकाश गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, आकाश गंगा का निर्माण होता है। इन्हीं भारी पदार्थों के कारण जब विस्फोट होता है तो बाद में आकाश गंगा का निर्माण होता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। बाद में पुनः इसमें क्या होता है, जो आकाश गंगा होती है उसका निर्माण होने के बाद में फिर इसमें पुनः विस्फोट होता है और पुनः विस्फोट होने के बाद इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे विशाल संख्या में पदार्थ अलग अलग होते हैं तो उनसे किसकी उत्पत्ति होती है,
तारों की उत्पत्ति होती है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वहां से तारों की उत्पत्ति होती है। असंख्य तारों की उत्पत्ति होती है, चूंकि पदार्थ टूटेंगे तो बिखरेंगे और बिखरने के बाद उनमें संकुचन की स्थिति आएगी तो वो अलग अलग मेटल्स में हमें दिखाई देंगे। तो ये कहते हैं कि यहां से तारों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पुनः यह प्रक्रिया आगे चलती है और आगे चलने के बाद पुनः तारों में जब विस्फोट होता है तो उससे क्या बनते हैं? उससे बनते हैं ग्रह। समझेंगे, उससे बनते हैं ग्रह और ग्रह उपग्रह जो है उनका निर्माण होता है। ग्रह उपग्रह का निर्माण हो जाता है। इसके बाद कालांतर जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं इसका निर्माण हो जाता है। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हमने 2010 में एक एक्सप्लोरर किया, एक और जो है महाविस्फोट जो हमने किया उसको समझते हैं, जिससे इस चीज को हम जान सके कि वास्तव में विस्फोट कैसे हुआ था। इस चीज को जानने के लिए जो ये रहस्य चीजें थी कि आखिर इतने बड़े विशाल पिंड में विस्फोट बार बार क्यों हो रहा था, तो इस चीज को हम जानने के लिए हमने 2010 में एक न्यूक्लियर क्या किया, रिसर्च किया। उस न्यूक्लियर रिसर्च को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा न्यूक्लियर रिसर्च हुआ है। तो यूरोपियन सेंटर्स फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सनी, क्या यानी सर्न, हम कह रहे हैं न्यूक्लियर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। कब किया हमने? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये जिसे हम क्या कहते हैं, सर्न कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सर्न, CERN। तो इसका फॉर्म होता है सर्न, कई बार सर्न लिखा मिलेगा। ये हमने किया 30 मार्च 2010 को। कब किया? 30 मार्च 2010 को ये हमने बहुत बड़ा एक जो है न्यूक्लियर विस्फोट किया था। इसका जो विस्फोट हुआ वो हुआ था, ये शोध जो किया गया वो किया गया था जेनेवा में। और आपको बताते चलें, ये जेनेवा में एक जो प्रयोगशाला में किया गया उसके लिए क्या बनाया गया, पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट नीचे, पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर एक लंबी क्या बनाई गई, सुरंग बनाई गई। ठीक है, 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई। उसी सुरंग के अंदर 100 फीट नीचे ये प्रयोग किया गया और इसमें हमें क्या देखने को मिला, जिसे हमने क्या कहा, बाद में इसी को हम जो कह रहे हैं कि यूरोपियन सेंटर्स फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो सर्न किया गया वो 30 मार्च 2010 को किया गया। कहाँ किया गया? जेनेवा में। तो बात फिर करें कि कितने नीचे किया गया, तो 100 फीट नीचे किया गया। कितनी लंबी सुरंग बनाई गई, तो 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। ठीक है, जिसमें जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर्स नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया गया। इस महाप्रयोग का नाम पूछा जाता है तो आप लिखेंगे जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर। क्या? जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर, जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर। ये जो महाविस्फोट है ये उसका नाम था। ये उसका नाम था, जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर्स महाविस्फोट के नाम से इस प्रयोग को जाना गया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था और इससे कई बार पृथ्वी को काफी क्षति होने की स्थिति भी देखने को मिली थी। आप समझ गए होंगे, इसी प्रयोग में हमें कई सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हुआ। वो जानकारी क्या था? इसमें लगाए गए प्रोटॉन के बहुत सारे बीम्स,
प्रोटॉन के बहुत सारे बीमों के माध्यम से प्रकाश की गति से टकराया गया और इस टकराने के बाद हमने इसमें एक पार्टिकुलर्स एक कण को जन्म दिया जिसे हम हिग्स बोसान के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े बीम बनाए गए प्रोटॉन्स के और उसमें प्रकाश के माध्यम से एक दूसरे को क्या किया गया, टकराया गया और उससे उत्पत्ति होती है हिग्स बोसान की। किसकी? हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन से ही हमें पता चलता है महाविस्फोट के बारे में। जो ब्रह्मांड का महाविस्फोट है उसके बारे में हमें पता चलता है। बाद में इसी हिग्स बोसॉन को हम कई और नामों से जानते हैं। इसको हम डार्क मैटर्स के नाम से जानते हैं। क्या? डार्क मैटर्स, डार्क मैटर्स। फिर इसे हम गार्ड पार्टिकल कहते हैं, गार्ड पार्टिकल। इसी को हम गार्ड पार्टिकल या डार्क मैटर्स या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी कहते हैं, डार्क एनर्जी। इसी को हम डार्क एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें, ये सारे नाम्स यहां से देखने को मिलते हैं जिसकी हमने खोज की, हिग्स बोसॉन की। ठीक है, बाद में पुनः इसी चीज को फिर से एक बार जानने के लिए इससे मिला जुला एक और प्रयोग किया जाता है। वो कब किया जाता है? 4 जुलाई 2012 को। समझने का प्रयास करेंगे। बाद में फिर इसी से मिला जुला जो अभी ये रिसर्च हुआ था न्यूक्लियर्स में 2010 में, उससे जुड़ा हुआ फिर होता है 4 जुलाई को, और 4 जुलाई 2012 को ये फिर एक प्रयोग इसी से मिला जुला किया जाता। और हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता एक और जो है कण एटम्स खोज लिया जाता है जिसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज करने में हमें यहां सफलता मिलती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज करने में हमें यहां सफलता मिलती है 2012 में। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं इससे संबंधित थी। किससे? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हमने रहस्यों को जानने के लिए इसका प्रयोग किया। बाद में और भी कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे ज्योग्राफर्स होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर। जैसे साम्य पूछा जाता है डायरेक्टली, साम्य अवस्था सिद्धांत जो है वो किसका है? तो सिद्धांत 2-1 हैं, उन्हें नोट कर लेंगे आप। जो सिद्धांत हैं उन्हें नोट कर लेंगे आप। साम्य अवस्था सिद्धांत क्या है? साम्य अवस्था सिद्धांत। साम्य अवस्था सिद्धांत पूछा जाता है किसने दिया? साम्य अवस्था सिद्धांत पूछा जाता है किसने दिया? तो थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉडी ने। इसका थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने ये एक थियरीज इन्होंने दी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और इन्होंने भी वही सारी प्रक्रियाएं बताई हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने चर्चा की थी एलन संडेज की, जो कॉन्सेप्ट था दोलन सिद्धांत। ठीक है, फिर हमने दोलन सिद्धांत की चर्चा की ही थी। दोलन सिद्धांत किसका था? एलन संडेज का था। तो ये चीजें हैं, इनके अलग अलग अपने थियरीज हैं, इन्होंने अलग अलग चीजें बताई हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ थोड़े से और डिटेल्स में। देखिए, क्वेश्चंस पूछने की जो प्रवृत्ति होती, हमने समझा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई,
इस बात की पुष्टि हमारी हो गई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास जब ब्रह्मांड बन गया तो उसमें हमारे सबसे नजदीकी आकाश गंगा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मिल्की वे, जिसे हम गैलेक्सी, अभी हम गैलेक्सी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा को भी समझ लेते हैं। आकाश गंगा यानी इसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं गैलेक्सी। ये है गैलेक्सी। और ये गैलेक्सी होता क्या है ये समझेंगे। तो गैलेक्सी अनगिनत तारों, लगभग अरबों तारों का क्या होता है, एक समूह होता है, और इसी समूह को हम कहते हैं गैलेक्सी। उन अरबों तारे के समूहों को हम कहते हैं गैलेक्सी। हमारे जो सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है ब्रह्मांड में, उन गैलेक्सीज की बात हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, हमारी मंदाकिनी गैलेक्सीज। मंदाकिनी, मंदाकिनी जो आकाश गंगा या गैलेक्सी। तो जो मंदाकिनी गैलेक्सीज है इसे हम देखते हैं, यह कैसी है, यह है बेसिकली सर्पिलाकार। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है। याद रखें इस बात को कि जो मंदाकिनी गैलेक्सीज है वो कैसी दिखती है, तो वो सर्पिलाकार हमें दिखाई देती है। चूंकि ये सर्पिलाकार जो स्पेरियल्स है ये हमें दिखाई देती है जब हम इस तारों के समूह को जब रात्रि में देखते हैं तो एक वाइट पट्टी के रूप में ये हमें दिखाई देती है। कैसी, सर्पिलाकार तो है ही, वाइट पट्टी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे मिल्की वे कहते हैं। ये वाइट पट्टी के रूप में हमें दिखाई देती है तो हम इसे क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कह देते हैं, दुग्ध मेखला, या इसी को हम कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, या इसे हम दुग्ध मेखला कहें या मिल्की वे कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, जो हमारी मंदाकिनी है, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जब हम रात्रि में देखते हैं तो एक दुधवा काल पट्टी के रूप में ये विस्तृत हमें दिखाई देती है, इसलिए हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। देखिए पूछा जाता है जो सूर्य है, हमारा सूर्य है, उस सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सबसे निकटतम तारा है सूर्य के सबसे निकट, हमारे जो सबसे निकट प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उस तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रखेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी इस तारे का नाम है जो हमारे सबसे नजदीक स्थित है। ठीक है, इसे समझ गए हैं। अब आगे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे सबसे नजदीकी जो अभी तो हमारी गैलेक्सीज हो गई दुग्ध मेखला, लेकिन हमारे सबसे नजदीकी जो दूसरी सबसे गैलेक्सीज है वो कौन सी है, जो दूसरी सबसे बड़ी आकाश गंगा है, जो दूसरी सबसे बड़ी क्या है वो कौन सी है, तो वो आकाश गंगा क्या है, एंड्रोमेडा आकाश गंगा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा आकाश गंगा। एंड्रोमेडा आकाश गंगा हमारी गैलेक्सीज के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी मानी जाती है या है। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे, ये सर्वाधिक स्थिर हमसे नजदीक है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गैलेक्सीज से कौन सी गैलेक्सीज हमारे सबसे नजदीक है, कौन सी गैलेक्सीज हमारे सबसे दूर है। देखिए हर एक पिंड क्या करता है, अपने बड़े
से समूह का चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य भी हमारा क्या करता है, अपने गैलेक्सीज का चक्कर लगाता है। तो सूर्य जो अपने मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, उसका जो व्यास है उस मंदाकिनी का, जिस मंदाकिनी की हम बात कर रहे हैं, उस मंदाकिनी की बात करें तो 16,000 प्रकाश वर्ष लगभग उसका जो व्यास हमें देखने को मिलता है। इसका केंद्र 3200 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल के, सूर्य का जो केंद्र है उससे लगभग 3200 प्रकाश वर्ष दूर इसका केंद्र माना जाता है। इसके बीच की जो दूरी मानी जाती है, सूर्य 250 किलोमीटर क्या कह रहे हैं प्रति सेकंड की गति से क्या करता है, 22.5 वर्ष में अपनी मंदाकिनी की नाभि की परिक्रमा कर लेता है। ओरली आप इस चीज को नोट डाउन करते चलेंगे, सुन लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं और इसी समय को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मिक ईयर्स कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कॉस्मिक ईयर्स कितने वर्ष का होता है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर इस बात को बता सकते हैं कि प्रकाश वर्ष जो होता है, जो ब्रह्मांड वर्ष होता है वो कितना वर्ष का होता है, तो लगभग 22 वर्ष, कितना 22.5 वर्ष होता है। किसके, सूर्य के एक नाभि की परिक्रमा को पूरा करने के बाद ये हमें पता चलता है। ब्रह्मांड वर्ष 22.5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो आज की वीडियोस में हमने समझने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपको कहीं से कोई भी डाउट्स लगता है किसी पॉइंट्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रिया जरूर देंगे। हाँ, और बहुत सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहां से आप वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई और भी वीडियोस आपको इंक्वायरीज है किसी भी टॉपिक्स पर, तो आप उसे हमें कमेंट करिएगा, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। चलते चलते बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।